लोकसभा में महिला आरक्षण तुरंत लागू करने के लिए कल से 3 दिन के लिए संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश करेगी और इसी सत्र में लागू करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बिल को लेकर अभी से राजनीति तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों की शंकाओं को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों की सीटें लोकसभा में समान अनुपात में बढ़ेगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि आखिर सरकार महिला आरक्षण पर कौन कौन से बिल लाने जा रही है और उससे क्या कुछ बदलेगा। देखिए, दरअसल कल से संसद के 3 दिन का सत्र चलेगा, 16, 17, 18 और 3 दिन का जो सत्र चलेगा उसमें सरकार 3 बिल एक साथ पेश करेगी और संसद के इसी सत्र में सरकार उसको पारित करना चाहेगी। 3 बिल में सबसे महत्वपूर्ण बिल है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, जिसको हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसमें बदलाव वाले विधेयक के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ विधेयक 2026। अब तीनों जो विधेयक है उसमें दरअसल महिला आरक्षण लोकसभा में 33% किया जाए, उसके लिए 3 जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये किया जा रहा है कि लोकसभा में अभी जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो 543 है, उसे बढ़ा करके 850 कर दिया जाएगा। 850 किया जाएगा, उसमें 815 सीटें जो होंगी लोकसभा में वो राज्यों के लिए निर्धारित होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। तो जो अधिकतम सीट है 543, उससे बढ़कर के 850 हो जाएंगी। पहला बदलाव ये किया जाएगा। दूसरा बदलाव ये किया जाएगा, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार ने 2023 में पारित किया था, जिसको महिला आरक्षण बिल के तौर पर जाना जाता है, उसमें सरकार ने एक लाइन ये लिख दिया था कि ये आरक्षण तभी लागू होगा जब इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो जनगणना होगी। इसका मतलब ये कि 2026 में अभी जनगणना शुरू हुई है, उसके आंकड़े आते उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू हो पाता। लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, हम इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे, हम इसको तुरंत लागू करना चाहते हैं, यानी 2029 के चुनाव से पहले सरकार लागू करना चाहती है। इसीलिए अब सरकार उसमें एक बदलाव करने जा रही है। उसमें ये वाली जो लाइन है कि अधिनियम लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू होगा, उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह लिखा जाएगा ताजा जनगणना जो होगा उसके आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें परिसीमन करना जरूरी होता है, यानी जब लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो सीट कहां जाए, किस क्षेत्र में कहां पे सीटें बढ़ाई जाएंगी, किस क्षेत्र को छोटा किया जाएगा, लोकसभा क्षेत्र को किस लोकसभा क्षेत्र को काटा जाएगा, इन सब के लिए परिसीमन आयोग बनता है। तो उसके लिए सरकार भी बिल लाने जा रही है इसी सत्र में और एक नया परिसीमन आयोग बनेगा। उसमें एक प्रस्ताव ये किया जा रहा है कि पहले परिसीमन के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी पड़ता था, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती थी और उसमें लिखा हुआ था पहले कि 1976 के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। अब सरकार वहां पे इस शर्त को भी हटा देगी, प्रावधान को, और वहां पे लिख देगी कि जो ताजा जनगणना होगा उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन कब किया जाएगा ये संसद तय करेगी। यानी संसद सिर्फ एक साधारण बहुमत से कानून बनाकर तय कर सकती है कब कहां परिसीमन करना है। तो ये 3 बड़े बदलाव सरकार करने जा रही है। बिल्कुल। और लक्ष्मण जी, साथ ही ये भी बता दीजिए कि आखिर इस पूरे विषय पर राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, दरअसल यहाँ पे राजनीति इस वजह से हो रही है क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या जब 50% बढ़ाई जाएगी तब दक्षिण भारतीय राज्यों को ये चिंता सताई जा रही है कि उनकी हिस्सेदारी लोकसभा में कम हो जाएगी। उत्तर भारत के जो राज्य हैं जिनकी लोकसभा में पहले से ही ज़्यादा भागीदारी है, उनकी संख्या भी दोगुनी हो जाएगी, कुछ मायनों में 50% बढ़ जाएगी। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में चूंकि जनसंख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो एक तरीके से जनसंख्या नहीं बढ़ाने की तरफ उन्होंने जो अच्छा कदम उठाया उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा दक्षिण भारतीय राज्यों के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में सख्त आपत्ति जताई, चाहे इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, सभी ने इस बिल का विरोध किया है। लेकिन सूत्रों का यह कहना है सरकार ने इन सारी आशंकाओं को खारिज किया केंद्र सरकार ने और कहा है कि जिस राज्य का लोकसभा में जितना प्रतिनिधित्व अभी है उसी अनुपात में, उसी रेशियो में प्रतिनिधित्व रहेगा। इसमें किसी भी राज्य को डरने की जरूरत नहीं है। अधिकतम संख्या 50% लोकसभा बढ़ाई जा रही है तो राज्यों की भागीदारी भी उसी अनुपात में 50% के हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो ये जो दक्षिण भारतीय राज्यों की आशंका है कि उनकी भागीदारी लोकसभा में कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसका खारिज किया है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां
इसमें हंगामा करने के मूड में है। हालांकि इस पर बिल रखे जाने के साथ बिल पे चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं और ये अपील करेंगे कि सभी पार्टियां एकजुट होकर के इस बिल को पारित करने में मदद करें। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का मानना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए, खासतौर से पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को देखते हुए सरकार राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। इस वजह से ऐसे समय पे महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार की सियासत में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है और इस अध्याय का नाम है सम्राट युग। पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी ने शपथ लेकर सत्ता की कमान संभाल ली है। हालांकि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में मजबूती से साझेदारी पर डटी हुई है। जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी है। अब आपको बता दें कि सम्राट सरकार के जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम बने विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल में भाजपा भी शामिल है और नीतीश की कार्यशैली पर सरकार चलती रहेगी। नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता फिर से कभी जंगल राज नहीं आने देगी। आगे भी नीतीश कुमार की नीतियों पर ही बिहार चलेगा। नीतीश जी का निर्णय है, नीतीश जी ने निर्णय लिया कि हम दिल्ली जाएंगे तो 25 से 30 रहेंगे। नीतीश जी तो रहेंगे ही, नीतीश जी की नीतियां रहेगी, नीतीश जी के रोड मैप रहेंगे। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा और आज भी मेरे जैसे लोग कह रहे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लालू जी की ही पाठशाला से निकले नेता है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि नीतीश को सीएम पद से हटाए जाने की योजना बीजेपी ने चुनाव से पहले ही बना रखी थी। चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा ये लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है। बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार बिहार में बीजेपी ने अपना सीएम बनाया है। सत्ता के इस नए अवतार के कर्णधार बने हैं सम्राट चौधरी। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। बिहार के नए सम्राट, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत के लिए भारतीय टीम अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएगी। पिछले 2 महीने से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेड डील पर कोई 1-to-1 आधिकारिक बातचीत नहीं हो सकी थी। भारत की कोशिश होगी कि 10% टैरिफ लागू होने के बाद भारत को बाकी देशों के मुकाबले एक बेहतर डील मिल सके। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या अपडेट है इस पूरे ट्रेड डील को लेकर? बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पे ये जानकारी सामने आ चुकी है कि भारत की एक टीम चीफ नेगोशिएटर की अध्यक्षता में 3 दिन के दौरे पर वाशिंगटन जा रही है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेकर चर्चा होगी। ये जो चर्चा है 20, 21 और 22 3 दिनों के लिए होगी और इसमें खास तौर से जो अभी तक एंट्रीम जो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फ्रेमवर्क बना है उसके लीगल ड्राफ्ट पर फिर से चर्चा होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो तमाम रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद
एक तरह से 10% का टैरिफ पूरे अमेरिका का ग्लोबल टैरिफ बन गया था, जो कि 150 दिनों के लिए लागू है। लिहाजा इस टोटल जो सिचुएशन पैदा हुई है उसके बाद से अब इस जो एग्रीमेंट हुआ था, जो फ्रेमवर्क हुआ था, जिस पर 7 फरवरी को मुहर लगी थी, उस पर दोबारा से उसके लीगल ड्राफ्ट पर नेगोशिएशन करनी है। लिहाजा ये टीम जो जा रही है इस पे डील नेगोशिएशन करेगी और साथ ही साथ जो 18% इस एग्रीमेंट के तहत समझौता हुआ था और अभी जो 10% लागू है, कोशिश ये होगी कि आखिर एक बेहतर डील अमेरिका की तरफ से मिले ताकि दोनों देशों के ये हित में डील हो। खासतौर से इसके साथ साथ जो अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ, भारत समेत कई देशों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस मुद्दे पर भी भारत की तरफ से यूएसटीआर को अपना रिस्पॉन्स सौंप दिया गया है। इस मुद्दे पर भी वहां पर चर्चा होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये काफी एक तरह से लगभग 2-3 महीने के बाद एक आधिकारिक तौर पर 1-to-1 यूएस के अथॉरिटीज के साथ चर्चा होने वाली है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रेड डील को मुहर लगाई जा सके। जी आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। युद्ध और अनिश्चितता के माहौल में भी पिछले साल के मुकाबले 4% से ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ने मिलकर ट्रेड डेफिसिट पर नकारात्मक असर डाला है। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए आलोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आलोक, क्या कहता है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा, बताइए। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 महीनों से जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितता है, वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, बावजूद इसके भारत का एक्सपोर्ट अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला लें तो 860 अरब डॉलर के पार निकल गए। पिछले साल के मुकाबले 35 अरब डॉलर ज्यादा है और ये अगर परसेंटेज में देखें तो 4.22% ज्यादा है। इसे कह सकते हैं कि ये बेहतर प्रदर्शन है। हालांकि अगर देखें तो मार्च का जो ट्रेड डेटा आया है वो करीब 7.44% पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। हालांकि ये पूरे साल में मार्च का डेटा काफी बेहतर आया है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये 7.44% ज्यादा है। और अगर देखें तो खासतौर से जो मिडिल ईस्ट में जो एक्सपोर्ट होने वाला है, जो भारत का एक्सपोर्ट होता है, वो करीब 58% नीचे गिरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक्सपोर्ट पर लगातार नकारात्मक असर इस ग्लोबल अनिश्चितता का दिख रहा है। और खासतौर से जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो भी करीब 35% गिर गया है। इसमें अगर बात करें तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के जो ट्रेड डेफिसिट होता है, उस पर जो गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सपोर्ट हुआ है और साथ ही साथ जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है, उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट पे काफी नकारात्मक असर देखने को मिला, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट देश में काफी ज्यादा हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर है, प्रदर्शन शानदार है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था अगर इस तरह का ग्लोबल अनिश्चितता या युद्ध की सिचुएशन नहीं होती तो। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में आज भी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। खास तौर पर नोएडा के सेक्टर 63 और आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। मजदूरों का आरोप है कि कंपनियां लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर कामकाज प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भारी फोर्स भी तैनात की गई है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है और मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों के विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में 21% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। हालांकि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कंपनियों ने अभी भी फैक्ट्रियां नहीं खोली है। नोएडा में कैसी है स्थिति, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मैं इस वक्त नोएडा के फेज 2 में खड़ा हुआ हूँ। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। इस वक्त मैं मदरसन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। सोमवार को यहाँ पर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मजदूरों ने कहा कि उनको न्यूनतम सैलरी उनकी बढ़ा करके 20,000 की जाए। ये प्रदर्शन इस फैक्ट्री से शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरे नोएडा के अंदर फैल गया। बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से ये मांग उठने लगी और जो मजदूर हैं उन्होंने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी की, कई जगह पर आगजनी भी हुई। उसके बाद से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर काफी कड़े कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, यहाँ पर RRF तैनात की गई है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की है कि ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना लेकर इसके ना हो। आज भी कई सारी फैक्ट्रियां पूरे फेज 2 के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बंद है। नोएडा में भी कई जगहों से ऐसी छुटपुट जो घटनाएं हैं उसके वो सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार और उन्होंने एक फैसला लिया और कहा कि जो मजदूर है उनकी सैलरी 21% तक उन्होंने बढ़ाने का फैसला किया। तब ऐसा एक नोटिस सबके फैक्ट्रियों के बाहर चिपका गया जिसमें बताया गया कि जो अकुशल कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ा करके 13,690 कर दी है और जो कुशल कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ा करके 16,868 रुपए कर दी गई है। हालांकि अभी भी फैक्ट्रियां नहीं खुली है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ये हालात सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद से ये फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। लेकिन एक बड़ा और मुद्दा सामने आएगा, खासतौर पे कि अगर ये सैलरी बढ़ करके 15,000 से ऊपर जाती है तो जो मजदूर है वो ईपीएफओ के नेट से दायरे से बाहर हो जाएंगे। सरकार हालांकि इसको ईपीएफओ की जो लिमिट है 15,000 उसको बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन वो फैसला कब तक आता है वो भी देखना होगा। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, नोएडा। अब आपको बता दें, ईरान युद्ध खत्म करने के लिए इसी हफ्ते फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि इस बीच ईरान पर दबाव बनाने में अमेरिका, इजराइल जुटे हुए हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए क्या अपडेट है इस ईरान युद्ध को लेकर और क्या इसके खत्म होने के कोई आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, आसार नहीं दिख रहे हैं या दिख रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, चूंकि हर पल हालात यहाँ पे बदल रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले जो बातचीत विफल हुई थी शनिवार को इस्लामाबाद में, उसके बाद तनाव अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नाकेबंदी वहाँ पे अमेरिका ने कर दिया था। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने वाली है। लेकिन एक राहत की खबर ये आई है कि फिर बातचीत होगी। इस बात के संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए हैं, ईरान ने दिए हैं, इजराइल ने दिए हैं। इसी हफ्ते के आखिर में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। ये बातचीत की तारीख यहाँ पे निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन यह है कि बातचीत यहाँ पर हो सकती है। खाड़ी के देशों के बीच बातचीत के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दौरे पर पहले निकल चुके हैं। 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर, तुर्की की यात्रा पर हैं और इस बीच ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति भी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अपने हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजेंगे ताकि कहीं से ये न लगे कि अमेरिका पीछे हट रहा है। लेबनान के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति इजराइल शुरू कर रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि लेबनान और इजराइल के बीच सीधी बातचीत का पहला दौर खत्म हो चुका है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। इस बीच ईरान जिस मुद्दे पर अड़ा हुआ है वो ये कि परमाणु कार्यक्रम हमें नहीं रोकने के लिए मजबूर किया जाए, हम परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो उस पर रूस की तरफ से समर्थन ईरान को मिला है। रूस ने कहा है कि हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जारी रखने के शर्त का समर्थन करते हैं। अब जो नए सिरे से दोबारा बातचीत होगी तो देखना होगा कि जिन जिन शर्तों पर मतभेद कायम था उस पर आखिर अमेरिका कितना पीछे हटता है, उस पर ईरान कितना पीछे हटता है। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 5 हफ्तों के बाद 24,200 के पार बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स में भी 1200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी रही है। आज बाजार को कैपिटल मार्केट, आईटी और रियल्टी जैसे सेक्टर्स ने लीड किया है, जबकि डिफेंस, पीएससी और एनर्जी शेयरों में भी अच्छा एक्शन दिखा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत की चर्चाएं तेज हो गई है। शांति वार्ता की उम्मीद ने कच्चे तेल के बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। एक ही दिन में तेल की कीमतों में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल यह है कि उतार चढ़ाव कब तक जारी रहेगा। इस पर पूरी जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। ओवरनाइट यहाँ पर 2.5% की गिरावट थी और आज भी एशियन यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो थोड़ी सी मंदी और रेंज में ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। इंटरेस्टिंगली मार्च के महीने में हमने कच्चे तेल के प्राइसेस को $118 तक जाता हुआ देखा था। आज यहाँ पर 95-98 के आसपास का कारोबार है। तो क्लियरली यहाँ से $20 की गिरावट अपने ऊपर से यहाँ पर कच्चा तेल आपको दे चुका है। और वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान की तरफ से एक दूसरी राउंड ऑफ बैठक यहाँ पर हो सकती है, जो कि एक परमानेंट पीस रिकवरी की तरफ यहाँ पर जा सकता है। इस तरह से दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आई हैं और जिसका फ़ायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। अब जहाँ तक क्रूड की बात
बात है एक कंटिन्यूड एनफोर्समेंट है नेवल ब्लॉकेड को लेकर। यूएस ने यहाँ पर अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा है और काफ़ी हद तक हमने यही चीज़ ईरान की तरफ से भी यहाँ पर आते हुए देखी है। आईईए का मानना है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस अभी भी एवरेज में हाई हैं, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में ज़रूर आएगा। और कोविड पैंडमिक जो था 2020 में, उसके बाद 2026 में सबसे कमज़ोर यहाँ पर मांग रह सकती है। आपको याद दिला दें कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो $70 के आसपास के कच्चे तेल के प्राइसेस थे। आज गिरने के बाद भी यहाँ पर 95 के आसपास हैं और बाजार को लगता है कि $85 के आसपास आके भाव रुक जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। मिडल ईस्ट की तरफ से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ प्राइसेस इसलिए भी गिर रहे हैं क्योंकि यूएस की क्रूड इन्वेंटरीज में 8वें हफ्ते यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। तो जो इन्वेंटरीज में तेज़ी है, मांग में गिरावट है, उसकी सीधा असर यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस पे आता हुआ नजर आया। तो मार्च में होलसेल महंगाई दर 38 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। मासिक आधार पर मार्च में होलसेल महंगाई दर 2.13% से बढ़कर 3.88% हो गई है। वहीं अगर कोर WPI की बात करें तो वो भी 3.3% से बढ़कर 3.7% के स्तर पर पहुंच गई है। कोर WPI भी 41 महीने की हाई पर है। फ्यूल सेगमेंट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा झटका वहां देखने को मिला है, जहां क्रूड और पेट्रोलियम की WPI -1.29% उछलकर 51.57 पर पहुंची है। वहीं खाने पीने की बात करें तो आलू, प्याज और सब्जियों की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। LPG की WPI भी -4.63% से बढ़कर -1.54% पर दर्ज की गई है। अब आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत का पहला ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड लॉन्च किया है। इसके जरिए रिसर्चर्स, स्टार्टअप संस्थान और कंपनियां इन मशीनों पर अपने प्रयोग और सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकेंगे। साथ ही गूगल भी इसी महीने आंध्र प्रदेश में अपना डेटा सेंटर लगाने के लिए नींव रखेगी। इसमें गूगल $15 बिलियन का निवेश करेगी। ये डेटा सेंटर अगले 3 साल में बनकर तैयार होगा। 28th we are laying the foundation for Google Center. From there, 3 years they are going to operate with AI, everything. That will be a big leapfrog again. It will change the culture of Visakhapatnam and also Telugu community and India. Biggest data center is coming. Then naturally curiosity and also learning curve will improve. That culture will change totally. As on today, we are all going to America for launching anything. Now there is a reverse way where they have to come. इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। गर्मी का सितम अब बढ़ने लगा है। अहमदाबाद में एक हफ्ते का येलो अलर्ट है। गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में अहमदाबाद नगर निगम ने गर्मी और धूप से बचने के लिए एक अनोखी व्यवस्था की है। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद में बाहर 40 डिग्री जितना तापमान है, लेकिन सिटी बस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एयर कंडीशन जैसी ठंडी हवा का एहसास होगा। ऊपर से हल्का हल्का पानी छोड़ रहे स्प्रिंकलर और ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन नेट कवर जैसी कई कूल सुविधाएं अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने की है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी में राहत मिल सके। गर्मी जैसे बढ़ रही है तो हमने अलग अलग 78 जगह पर वो शेड का एक आयोजन किया है। उस पर कपड़ा डाला है। चौराहे जो है तो वहाँ जो रुकते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है और छायड़ा करके वहाँ उनको गर्मी न लगे ऐसा काम किया है। और हमारे जो बस स्टैंड है वहाँ पर हमने एयर कूलर और सब रखा है। गर्मी से शरीर में पानी कम ना हो जाए, इसलिए रोजाना हजारों लोगों को ORS के पाउच भी दिए जा रहे हैं, ताकि धूप में कोई बेहोश होकर ना गिरे। जगह जगह ठंडे पानी के स्पॉट भी बनाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था से लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। हमको ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी उनाड़ा की गर्मी बहुत आती है, इसलिए बाहर धूप में रहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से हम कभी भी चक्कर जैसा भी लगता है और बहुत धूप लगती है, इसलिए ये बहुत अच्छी सुविधा है जिससे हमको ठंडक जैसा महसूस होता है। 42 डिग्री गर्मी में ऐसे तापमान में ये जो किया है बहुत अच्छा है। इससे बहुत सुकून मिलता है।
आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को लगातार पानी पीते रहना चाहिए। दोपहर में जिन लोगों को बाहर निकलना ज़रूरी है, ऐसे अहमदाबाद वासियों के लिए यह सुविधा वरदान के समान है। गर्मी अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। ऐसे में इस तरह की व्यवस्था है, उनसे न केवल राहत मिलती है लेकिन गर्मी से होने वाली बीमारी से भी बचा जा सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, ये तो थी अहमदाबाद की बात, लेकिन गर्मी ने अब पूरे देश में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में हीट वेव का खतरा मंडरा रहा है। तो कैसे दे गर्मी को मात? शाम 5:57 पर करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए विनफास्ट ने भारत में अपनी नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक VF MPV 7 लॉन्च कर दी है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 24,49,000 रुपए है। ये कार कंपनी की VF6 और VF7 eSUV के बाद भारतीय बाजार में तीसरी पेशकश है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो VF MPV साथ में 60.13 किलोवाट्स का दमदार बैटरी पैक दिया गया है, जो 204 HP की पावर जनरेट करता है और ARI के मुताबिक 517 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। डिजाइन के मामले में इसमें ऑल LED लाइटिंग सेटअप और एक 19 इंच के एरोडायनामिक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। वही कैबिन के अंदर ब्लैक, ब्राउन और ऑल ब्लैक थीम के विकल्प मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसका 7 सीटर थिएटर स्टाइल लेआउट, जिसमें कंपनी का दावा है कि अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर 3rd रो स्पेस मिलता है। ग्राहकों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए विनफास्ट कई लुभावने ऑफर्स दे रही है, जिसमें पुरानी पेट्रोल डीजल कार एक्सचेंज करने पर 2 लाख रुपए का इंसेंटिव और एक्स शोरूम कीमत पर 75% बाईबैक वैल्यू की गारंटी शामिल है। इसके अलावा कंपनी 3 साल का मुफ्त मेंटेनेंस, 7 साल की व्हीकल वारंटी और बैटरी पर 10 साल की वारंटी दे रही है। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।